रैली में इतने मतलब कि बहन जी का वो रैली नहीं है, वो रैला है, तो वो आखिरकार में क्या वो वोट में तब्दील हो रहे हैं या वो सिर्फ बहन जी को ही देखने के लिए आ रहे हैं, या बहन जी को भी उससे पहले भी होमवर्क करना चाहिए? हमें राजनीति को बदलना पड़ेगा। अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो हमें गलतियों को सुधारने का एक मौका और है। 2024 है, हमें 2024 से पहले ही वो गलती सुधार लेनी चाहिए। समाज में जाइए, समाज से माफी मांग। चेहरा वो मनुवादी चेहरा है। आपने केवल क्या किया, जो हमारे खड़गे साहब थे, एक दलित चेहरा दिया बेवकूफ बनाने के लिए कि समाज दलित बहुत बेवकूफ है। विचारधारा, पेरियार की विचारधारा को पूरे देश में लेके जाते और पूरे देश में हम बेरोजगारी दूर करते, अपना एजेंडा तय करते। हम बताते हमारी विचारधारा ये है, उससे हमारी पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता। ईमानदारी से आना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि देश में अभी लोकतंत्र जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है और ये देश संविधान से चलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश, आवाज़ भारत से, और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कोंडली क्षेत्र में और हमारे साथ में है एक खास मेहमान जो कि बहुजन एक्टिविस्ट हैं और बहुजन के बैनर तले कहीं भी बिना संगठन के कहीं भी बहुजनों का हुजूम या बहुजनों का कोई भी कार्यक्रम होता है बहुजन से रिलेटेड, वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट हमारे बीच में हैं डॉक्टर जे.के. गौतम जी, जो कि आज हम इनसे एक बात करेंगे और बात होगी वो बहुजनों की बात होगी कि मिशन मोमेंट तो बहुत सारे चले होंगे, मगर कहीं न कहीं एक जो मिशन मोमेंट उस स्तर पर पहुंचना चाहिए उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये मिशन फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है आवाज़ में। जय भीम, वेलकम। देखिए हमारे जो बहुजन लोग हैं, जो भारत की मेन रीढ़ है, हम कह सकते हैं कि भारत हम बहुजनों के बगैर नहीं चल सकता। उनका मिशन का फेल होना एक ये है कि एक जो विचारधारा होती है, जो हमारी विचारधारा थी, जो बाबा साहब की विचारधारा थी, एंटी आरएसएस, एंटी मनुवाद, जो मनुवाद को लेके, जो आरएसएस को लेके जो एंटी विचारधारा थी, जो बाबा साहब ने हमें एक मूवमेंट दिया कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन कारवां कभी रुकना नहीं चाहिए, विचारधारा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। उसके बाद में आए हमारे माननीय सभा काशीराम जी ने हमें जो एक कह सकते हैं जो मरा हुआ समाज था, बिल्कुल मर गया था, जिसको कोई पूछता नहीं था, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जिसकी कोई पहचान नहीं थी, किसी तरह की कोई भी पहचान नहीं थी, वो पहचान हमें माननीय काशीराम जी ने दी। और वो केवल इसलिए दी क्योंकि उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया। विचारधारा थी वो 85 और 15% की। उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि हम 85% जो है वो दबे कुचले हैं, हम बहुत पिछड़े हैं और हमारे पास में कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है जो हम समाज में आगे बढ़कर काम कर सकें या हमारी कोई पहचान हो। तो जो उन्होंने जो विचारधारा दी थी बाबू जी ने, कि एक उसमें था तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। वो जूते चार मारने का कोई इनको मारने का इरादा नहीं था। उनको ये था कि हम केवल उस व्यवस्था के खिलाफ है जो हमें अपने पास नहीं बिठाने देती, जो हमारे हाथ का पानी नहीं पीती, जो हमारी बारातों को रोकती है, जो हमें न्याय व्यवस्था में हमें बिल्कुल भी न्याय नहीं देती। और आज भी पूरे भारत में उन लोगों ने हमें जानवर की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं, आज़ादी के बाद भी। तो जो उन्होंने जो मरा हुआ समाज था, हमारा जो मुर्दा था, उसको जगाने का काम किया और हमें पहचान दी। और उन्होंने बताया कि आपको अगर ये हिंदू का जो रास्ता है, जो अंधविश्वास का रास्ता है, अगर आप इसे नहीं छोड़ोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। और काशीराम जी ने जो एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो उन्होंने दिया था। क्योंकि हम बहुजन 85%, उन्होंने रात दिन मेहनत करी, रात भूखे प्यासे रहे, साइकिल पे चलते थे,
सारा परिवार छोड़ दिया, अपने आप को समाज को दे दिया। केवल इसलिए समाज को दिया क्योंकि वो हमारे समाज को जिंदा स्थापित करना चाहते थे। वो भारत को दिखाना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे, ये जो समाज है, ये जो दलित समाज है, ये भी राजा बन सकता है, ये भी मंत्री, MP, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और वो उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि वो विचारधारा को उन्होंने जो पूरा जो OBC समाज था, जो पूरा बहुजन दलित समाज था, उन सबको कोर मतलब कैडर देके उनको समझा सके, उनको पूरा बताया, पूरे भारत का दौरा किया और उन्होंने उसको इकट्ठा किया, एक मंच पे लेके आए। जब वो मंच पे लेके आए तो हमारी सरकार भी बनी और हमने 4 बार मुख्यमंत्री भी दिया। लेकिन अब जो ये भटकाव है, उसका भटकाव का कारण, मेन कारण ये है कि बाबूजी की जो विचारधारा थी, वो विचारधारा से हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। जब हम उस विचारधारा को हमने छोड़ दिया और जिस विचारधारा में हम OBC को अपने साथ ले आए, जो जिस OBC को कोई पूछता नहीं था, धानुक जुल्हा, इनको कौन पूछता था, मतलब इनकी कोई औकात नहीं थी देश में कि शासन बन जाए, मतलब कोई भी नहीं। लेकिन बाबूजी ने इन सबको राजा बनाया, सबको मंत्री बनाया, सबको कुर्सी दी, पावर दी और एहसास दिलाया कि तुम भी देश के शासक बन सकते हो, तुम भी इस देश के मेन रीड हो। तो जब उस विचारधारा से हम लोग हटे, जब हमारे जो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, जब उस विचारधारा को छोड़ा और जब हम बात करने लगे सर्वहिताई की, तो हम उससे कहीं ना कहीं भटक गए और हमारा मूवमेंट वहीं पे खत्म हो गया। और मूवमेंट खत्म होने का मतलब है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया। आज हमारा जो बहुजन समाज है, आज जो बहन जी की तरफ देख रहा है, आज भी वो बहन जी की तरफ देख रहा है, आज भी वो चाहता है दूसरे काशीराम जी आए और हमें वही मूवमेंट दे। लेकिन बहुत मुश्किल है। हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे जितने भी हमारे ये नेतागण हैं, जो भी हैं, ये अपना छोटे छोटे लालच को भुला के एक मंच पाए और उसी विचारधारा को, जो बाबूजी की विचारधारा थी, उसी को लेकर आए। जब तक वो नहीं लाएंगे तो बहुत बुरा होगा। और अभी तो स्टार्टिंग है, आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। आपने 2 बातें करी हैं, काफ़ी मतलब कि अहम बातें, जो कि एक मानवर जी की जो बातें छेड़ दी कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो, जूते 4। उसके बाद वो वाला दौर था। उसके बाद अभी प्रेजेंट का दौर में हम देखें तो काफ़ी लोग मतलब कि मिशन मूवमेंट से जागरूक हैं, मगर वो क्या कारण है कि मतलब कि आप सत्ता की बात कर रहे हैं, मगर सत्य में कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। आप मात्र एक में सिमट कर रह जाते हैं। और कहीं अगर आप भी तत्काल की बात करें तो लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, उसकी तैयारियां चल रही हैं, मगर उससे पहले 5 राज्यों की जो रिजल्ट है वो अपोजिट कर देता है। तो ये बताइए कि जब मिशन मूवमेंट अगर बहुतायत रूप से चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो अपना जो प्लेटफॉर्म होता है बहुजनों का, वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। तो उनको एकत्रित करने का क्या ऐसा जरिया है जो कि आप कह रहे हैं कि एक बैनर तले आ जाते हैं? कैसे बैनर तले आ जाने चाहिए? देखिए, सीधा एक सिंपल तरीका है। 85 और 15 की लड़ाई है। आपने देखा होगा बीजेपी जो है, बीजेपी के लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स पिछले 10-15 साल से शोर मचा के अपने मंचों से कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। देखिए संतोष जी, आपने देखा होगा पिछले 15 साल से बीजेपी के बहुत सारे लीडरों ने, बहुत सारे मेन बड़े लीडरों ने मंचों से ये कहा है कि हमें 17% मुस्लिम का वोट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप सोच के देखिए, इस देश में 17% की आबादी मुस्लिमों की है। जब वो बीजेपी वाले, RSS वाले, संघ वाले, जब वो ये कह सकते हैं मंचों से कि हमें 17% का वोट बिल्कुल भी नहीं चाहिए और वो हिम्मत दिखा सकते हैं, वो तो हमारे जो OBC संगठन हैं, हमारी जो पार्टियां हैं, हमारी जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी OBC बैकवर्ड की पार्टियां हैं, वो इतना हिम्मत क्यों नहीं दिखाती कि वो एक बार नारा ये दें कि हमें 15% का वोट, जो ये अपर कास्ट है, जो जनरल है, जो मनुवादी है, जो रोज हमारे हक अधिकार छीन रहा है, रोज हमें आईना दिखाता है, वो उसका वोट हमें नहीं चाहिए। जब हमें 15% का वोट नहीं चाहिए तो हमने जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी OBC की पार्टियां हैं, सब में जो मेन लीडर आपने देखा होगा, जो चाबी होगी पार्टी की, वो एक जो ना आपने उसको जनरल वालों को दे रखी है और वो जनरल वाला आपकी पार्टी को नचाता है। क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है कि आप भर के टिकट देते हो? भर के टिकट आप जो जनरल वालों को देते हो। अब भी यही करा, 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुआ, आप उठा के देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BSP हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, उसने भर के 15% को टिकट बांटा है और OBC को, SC ST को, माइनॉरिटी को दरकिनार किया है। जब आप इतनी बड़ी गलती करोगे और आप ये खेल नहीं समझ पा रहे, हमें 15% क्यों चाहिए? काशीराम जी का मेन था, हमें 15%। उन्होंने जो नारा दिया था बहुत सॉलिड नारा था, वो सही था, मैं नारे के बिल्कुल उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ, क्योंकि वो नारा ही था जिस नारे ने हमें आज जीने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने हमें पहचान दी,
बाबा साहब ने हमें जानवर से इंसान बनाया, लेकिन राजनीति में जो हिस्सेदारी थी और हम सबके साथ बैठ के बात कर सकते थे आँख में आँख डाल के, वो हमें बाबूजी ने सिखाया, काशीराम जी ने सिखाया। तो हम काशीराम जी की जो विचारधारा थी 15 और 85 की, हम उसे क्यों नहीं अपना सकते? अगर सारे संगठन ईमानदारी से इस बात को कबूल कर लें कि हमें 15% का वोट नहीं चाहिए, हमें 85% का चाहिए, और वो 85% को ही प्रतिनिधित्व दें। वो जो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अगर वो टिकट आपस में ही बांट लें, माइनॉरिटी को दें, ओबीसी को दें, एसटी को दें, तो ये रोना ही खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इनकी तो जरूरत ही नहीं होगी, ये खुद आपके कदमों पर आएंगे। लेकिन जब आप खुद उनको इतनी बड़ी 40 सीटें देते हो, 50 सीटें देते हो, और पूरी पार्टी की बागडोर आपने उन्हीं को दे रखी है, तो आपको कैसे जीतने देंगे? वो आपको कभी भी जीतने नहीं देंगे। तो आपने मतलब वो पूरा ब्यौरा भी बता दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लीडरों को मतलब आपने लीडरशिप भी सिखा दी। मगर कहीं ना कहीं एक सवाल निकल के आता है कि जो बहुजन समाज जो बिखराव है बीच में, जो बहुजन समाज के बीच में, वो कहीं ना कहीं अगर राजनीति उसमें अगर एक हो जाए, तो आपने वो बात कही है, मगर वहीं बहन जी के ऊपर ये टिप्पणियाँ होती हैं, आए दिन टिप्पणियाँ होती हैं, यही समाज करता है उनके ऊपर कि बहन जी अभी परिवारवाद कर रही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। जब होता है चुनाव, होता है हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो अपना दिखा देती है कि इतने लोग आए हैं उस रैली में, इतने मतलब कि बहन जी का वो रैली नहीं, वो रैला है। तो वो आखिरकार में क्या वो वोट में तब्दील हो रहे हैं, या वो सिर्फ बहन जी को ही देखने के लिए आ रहे हैं, या बहन जी को भी उससे पहले भी होमवर्क करना चाहिए? देखिए क्या है, अगर इलेक्शन के टाइम पर ही आप निकलोगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। आपको घर से जब निकलना पड़ेगा जब उनके साथ में एट्रोसिटी होती है, जब उनके साथ में कोई घटना होती है, जब उनको आपकी सख्त जरूरत है। आपको अपना नुमाइंदा, आप खुद को या किसी और को उनके बीच में भेजना पड़ेगा। देखिए, जो पब्लिक के बीच में रहता है, जो उनके मुद्दों के साथ रहता है, पब्लिक उसको नहीं भूलती है, पब्लिक उसके साथ में इलेक्शन में खड़ी रहती है। आपने पूरा मैदान छोड़ दिया दूसरों के लिए, आपने 5 साल पूरा मैदान छोड़ दिया। जब आपने मैदान छोड़ दिया, आप घर से बाहर नहीं निकले, और आपके जो सलाहकार हैं, आप देखिए, बहन जी की कोई गलती नहीं है। बहन जी के जो सलाहकार, बहन जी तो हर घर जाएंगी नहीं, बहन जी तो सलाहकारों से सलाह लेती हैं। उनके जो सलाहकार हैं ना, बहुत जो बुद्धिमान हैं, जो लोग हैं, तो उन्हें सलाहकार दे, वो सलाहकार बहुत गलत हैं। वो सलाहकारों ने ही अगर वो सलाह सही दिए होते, वो कहा होता कि मैदान खाली है और उस मैदान में और लोग कूदने वाले हैं, और वो आपकी छवि खराब करेंगे, आपको गलत ठहराएंगे, और इस बात का वो फायदा उठाएंगे, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। मैदान पूरा खाली था। जब मैदान खाली होता है तो दूसरे लोग आ ही जाते हैं। जब दूसरे लोग आ जाएंगे तो आपका वो काम भी खराब करेंगे, वो डिवाइडेड में होगा। समाज ये तय नहीं कर पा रहा है कि बहन जी के साथ जाए या उस आदमी के साथ जाए जो हर आदमी, वो हमें हर जगह दिखाई देता है। जरा भी कुछ होता है पूरे देश में, जहां भी कुछ हुआ, वो आदमी अपना झंडा लेकर पहुंच जाता है, और जब वहां पर पहुंचेगा, चाहे इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन उनको ये लगता है कि जब हमारा बुरा टाइम था, वो आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया, हमारे साथ खड़ा हो गया, हमारी एफआईआर होगी। इंसाफ कब मिला, कैसे मिला, ये बात की बात है, लेकिन जब वो वोट मांगने जाएगा तो लोग उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। यही फर्क है। हमें राजनीति को बदलना पड़ेगा। अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो हमें गलतियों को सुधारने का एक मौका और है। 2024 है, हमें 2024 से पहले ही वो गलती सुधार लेनी चाहिए। समाज में जाइए, समाज से माफ़ी मांगिए, बताइए समाज को कि हमसे गलती हुई है। देखिए, गलती मांगने में कोई भी शर्म नहीं। यही समाज था, इसी ने आपको राजा बनाया, सब कुछ दिया। बहन जी आपको सब कुछ दिया है, इसी समाज ने महारानी बनाया। यानी आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि मतलब बहन जी को समाज के बीच में आना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि माफ़ी मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। माफ़ी का मतलब होता है कि समाज ही तो है, समाज ही है। अगर समाज में कहीं पे गड़बड़ हो रहा तो हम समाज के पास जा सकते हैं। अगर मुझे नहीं, समाज सपोर्ट नहीं कर रहा तो समाज के पास ही तो जाऊंगा। मैं किसके पास जाऊंगा? तो समाज के पास जाना चाहिए। अपना समाज सबसे पहले होता है। बहन जी की आज भी जो पावर है वो समाज की पावर है। समाज उनके पीछे खड़ा हुआ तो बहन जी की ताकत है। जिस दिन समाज पूरा हट जाएगा तो कौन जानेगा बहन जी। क्या लगता है कि इस बार जो है 2024 में इंडिया वर्सेस इंडिया का गेम होने वाला है, तो उसमें बहन जी का भी साथ देना चाहिए, और देना चाहिए तो किसका देना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी ने जो अभी जो किया है 4 राज्यों में जो किया है, ये बहुत गलत किया है। इसका मतलब इंडिया फेल नहीं हुआ है, उसको उसकी सजा मिली है। अच्छा, राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस सरकार को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को उसकी सजा मिली है, और तगड़ी सजा दी है। सजा ये है कि इनमें अहंकार, घमंड, जो 60 साल की जो राजनीति इन्होंने की, 60 साल की राजनीति की, दलित के गले मतलब हलक में ना वो डंडा डाल के उसका गला दबा के की। अधिकार कुछ नहीं दिया। रिजर्वेशन के नाम का जो बाबा साहब, वो भी बाबा साहब ने कराया, इनकी औकात नहीं है, मतलब ये दे देते, पूरा लागू भी नहीं किया। मंडल कमीशन में यही लोग थे जो सरकार को गिरवाई। और इन लोगों ने क्या किया कि इतना घमंड आ गया। जो छोटे छोटे दल थे, इंडिया गठबंधन का मतलब था कि आप जब लोकसभा में करोगे तो विधानसभा में क्यों नहीं करोगे? अरे वोटर तो विधानसभा का वही है, जो विधानसभा में वोट देगा वो लोकसभा में कल को आपको वोट करेगा। जब आप विधानसभा में ही अपने पास नहीं ले रहे तो लोकसभा में क्यों आपको वोट देगा? आपको विधानसभा में उन लोगों को लेना चाहिए था, चाहे अखिलेश था, चाहे बहन जी थी,
4G था या और भी था, ओबीसी था। अगर आपने जब उनको नहीं लिया, आपको घमंड हो गया, और घमंड भी कैसा कि आपका भी चेहरा वो मनुवादी चेहरा है। आपने केवल क्या किया, जो हमारे खड़गे साहब थे, एक दलित चेहरा दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए कि समाज दलित बहुत बेवकूफ़ है, एक 70 साल में एक इनको लॉलीपॉप दे दो, दलित चेहरा दे दो, इनके नाम पे ये वोट दे देगा। और वो वोट दिया भी, 2 स्टेटों में वोट दिया, कर्नाटक में वोट दिया और उससे पहले हिमाचल में वोट दिया। 2 स्टेट उन्होंने अपने दम पे जीत के दिखाए। लेकिन जब कांग्रेस को लगने लगा कि ये तो प्रधानमंत्री की डिमांड होने लगेगी, खड़गे साहब कल को प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, तो इन्होंने 4 स्टेटों में 5 स्टेटों में उनका नाम भी लेना पसंद नहीं किया और उनको पीछे कर दिया और फ्रंट पे कर दिया कमलनाथ जैसों को, जो बाबा बागेश्वर जैसों से अपनी चिट्ठी निकलवाते हैं और रोज भजन कीर्तन में जाते हैं, रोज उस कर्म कांड में जाते हैं, रोज अपनी कुंडली दिखवाते हैं। और ऐसे लोगों को छोड़ दिया और तब जाके इनको ये रिजल्ट हासिल हुआ कि इनका सुपड़ा। ये कहना कि बीजेपी और कांग्रेस मतलब दोनों एक ही है, जो बहुजन समाज को मतलब कि पता चलता है, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब कि दोनों एक ही है, मगर कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है उस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसको क्यों नहीं मतलब कि अपने उसमें जहन में लेता है कि कांग्रेस या बीजेपी हो वो दोनों एक ही हैं। तो मतलब हमें अलग होकर के हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, हमें एक ऐसा नेता चुनना चाहिए। वहाँ देखा जाए तो बहन जी सिर्फ यूपी तक ही सीमित रह गई हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी तो जरूर है, यूपी तक ही सीमित हो गई हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बिहार, ये छत्तीसगढ़, ये सब कुछ छोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि बहन जी को मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो उनके जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, बहन जी ने, बीएसपी ने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं। देखिए सत्ता, मैं फिर कह रहा हूँ, काशीराम जी का एक सीधा था, पावर में आना किसी भी तरीके से। काशीराम जी कहते थे हमें पहले पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए, जब हम कुर्सी पे होंगे तभी हम समाज की बात कर सकेंगे, तभी अधिकार देख पाएंगे। क्योंकि और उन्होंने बीजेपी से, उन्होंने उस पार्टी से अपना समझौता किया, उसके पहली बार जो सरकार बनाई, जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, हमारी विचारधारा की दुश्मन थी। लेकिन उन्हें पता था बाबूजी को कि अगर एक बार सत्ता कुर्सी मिल गई तो हम फिर अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। जब हमें 6 महीने के लिए सरकार सत्ता मिली और 6 महीने में हमने अपना एजेंडा देश को दिया, यूपी को एजेंडा दिया कि हमारा एजेंडा ये है, हमारा एजेंडा मानवतावादी का है, हमारा एजेंडा कानून का है, हमारा एजेंडा गरीबों के लिए है। जब उन्होंने ये दिखा दिया तो फिर 4 बार हमें मौका मिला, 3 बार मौका मिला और हमने फिर सरकार बनाई। उसके बाद में हमें फिर मौका मिला, हमारे 20 MP थे, 10 साल कांग्रेस को हमने सपोर्ट किया बाहर से। मैं कहता हूँ कौन लोग हैं सलाहकार बहन जी के जिन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप बाहर से समर्थन दीजिए। बाहर से समर्थन देने का मतलब क्या होता है? बाहर से मतलब होता है कि अपने समाज को डुबा देना, अपनी पार्टी को डुबा देना। अगर हम अंदर रह के समर्थन देते मुलायम सिंह की तरह, जैसे उन्होंने दिया और उन्होंने रक्षा मंत्रालय लिया, अगर हम 3 मंत्रालय मांगते, क्योंकि हमारे पास 22 सीटें थी, 3 मंत्रालय होते, हम अपनी विचारधारा, हम काशीराम जी की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, पेरियार की विचारधारा को पूरे देश में लेके जाते और पूरे देश में हम बेरोजगारी दूर करते, अपना एजेंडा तय करते, हम बताते हमारी विचारधारा ये है, उससे हमारी पार्टी का ग्राफ ऊपर जाता और आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। लेकिन हमने वहाँ बहुत बड़ी गलती की, हमने 10 साल तक हम सत्ता से दूर रहे, हम पावर से दूर रहे। जब हम पावर से दूर रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें ज़रूरत है, आज हमारी स्थिति कमज़ोर है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह से जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा और बुरा हाल होगा। मगर वहाँ पर फिर वही कांग्रेस की बात होगी। फिर कांग्रेस के जो नेता है वो दलितों में मिल करके जब वो सेंध करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि ये फिर बिखराव की ओर मतलब एक क्रांति होगी, है बिखराव की क्रांति होगी। राहुल गांधी को बहुत बड़ा तमाचा लगा है, इससे तगड़ा तमाचा उसे लग नहीं सकता। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को बहन जी के पास जाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि आपस में रिक्वेस्ट कर ले या बहन जी को जाना चाहिए राहुल गांधी? जरूरत आज हम कमजोर हैं, राहुल कमजोर नहीं है। राहुल सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो ब्राह्मण है, उनके पास आज भी पावर है, उनकी एक सीट भी नहीं आएगी तब भी पावरफुल है, उनके समाज को कोई उंगली नहीं उठाएगा तब भी वो सोने की चम्मच से खाएंगे। हम आज पीछे हैं, हम कमजोर हैं, हमें जरूरत है अपने समाज के लिए। तो इसका मतलब कि साफ आप कह रहे हैं कि कहने का मतलब यह है कि बहन जी को जाना चाहिए, पक्का जाना चाहिए और ये मौका है। अभी कांग्रेस कमजोर है, राहुल गांधी बहुत कमजोर है। वही बहन जी कहते हैं कि मतलब कि हमें कोई इन्विटेशन ही नहीं है, तो बगैर इन्विटेशन से हम कैसे चलें? देखिए, मैं अपने समाज की भलाई के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए मुझे नींव मजबूत करनी है, अपनी जो समाज की जो समाज की नस्लें आने टाइम में बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी, उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी, उसको बचाने के लिए अगर हमें राहुल गांधी से 10 बार बात करनी पड़े तो हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि ये मेरा मसला नहीं है, अकेले बहन जी का मसला नहीं है, अकेले बीएसपी का मसला नहीं है, ये पूरे समाज का मतलब है, पूरी सोसाइटी का मतलब है। और जब पूरी सोसाइटी का मतलब होता है फिर तो ये भी आप कहेंगे कि मतलब कि जो अखिलेश से जो गठबंधन जो टूटा है, क्या मतलब कि बहन जी की कमी की वजह से टूटा या अखिलेश की कमी से टूटा है? नहीं, ये
देखिए क्या है, वो जो गठबंधन था लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था। क्लियर था, बहन जी ने पहले बोल दिया था कि ये जो गठबंधन हुआ है वो केवल विधानसभा के लिए, लोकसभा के उसके लिए, मतलब लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए नहीं है। तो फिर इंडिया में क्यों जा सकते हैं? इसका मतलब फिर वही जो अखिलेश है, दोनों मिलकर ये देश की मांग है, समाज की मांग है। पहले टाइम और था, आज टाइम और है। आज संविधान पे आज है, आज उस संविधान पे आज है जो हमें जीना सिखाता है, जो हमारे सारे अधिकार देता है, हमें इंसान बने का जो दर्जा है वो संविधान देता है। अगर वो खतरे में है, जब हमारे पास संविधान ही नहीं रहेगा, ये संविधान को आने वाली टाइम में उसको चेंज कर देंगे, जब पावर में तीसरी बार आ जाएंगे, तो हम फिर मायावती क्या और राहुल क्या और दूसरे भी क्या, फिर ये बैठे अपने अपने घरों में, नहीं कौन पूछेगा इनको? अभी टाइम है, 6 महीने का वक्त है। अपने अपने जो निजी स्वार्थ हैं, निजी ईगो है, किसी की भी ईगो है, XYZ, चाहे राहुल की है, बहन जी की है, या तुम्हारे नीतीश कुमार की है, या और जो मुलायम की है, अखिलेश की है, और किसी की भी है, अगर उस ईगो को दूर करके सबको साथ मिलकर ईमानदारी से आना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि देश में अभी लोकतंत्र जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है, और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी नागपुरी हेडक्वार्टर से चलेगा। तो साथियों, ये हमारी जो बात चर्चा चल रही थी वो राजनीतिक एक चर्चा चल रही थी। हम आते हैं अब मिशन मूवमेंट की तरफ। जो बहुजनों का जो मिशन मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, वो डगमगाया हुआ है। अभी आज 7 दिसंबर है, 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, पूरा देश मनाता है, और कहीं ना कहीं बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हैं, और सच्ची भावनाओं से वो श्रद्धांजलि यही समाज देता है। वहीं पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे संगठनों ने इस दिन को एक सांस्कृतिक भव्य एक समारोह के रूप में अपने संगठन के बैनर तले वो कार्य को करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो बाबा साहब का जो रियल जो होम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो भीड़ है वो नदारत थी, और अपना अलग अलग, दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ कि अपना अलग अलग बैनर बना करके, उस संगठन का बैनर बना करके वहाँ पे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे थे। क्या बाबा साहब ने यही कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, और लास्ट में बोला था संघर्ष करो? तो क्या आप इस प्रकार से आप संघर्ष कर सकते हैं? अगर आप दिख रहे हैं तो अभी हम इस पर हम बात करेंगे। सर, क्या संदेश क्या देना चाहेंगे सर? देखिए, कल हमारे जो मसीहा जिन्होंने हमें जानवर से इंसान बनाया, उनका परिनिर्वाण दिवस था। यानी वो हमें रोते बिलखते छोड़ के चले गए, और मेरे लिए क्या, वो दुनिया के लिए ब्लैक डे था, हमारे लिए वो काला दिन था। और जब हमारे लिए वो काला दिन हो सकता है, तो हम ये बैनर, झंडे, ढोल नगाड़े, नारेबाजी कैसे कर सकते हैं? जिस दिन हमारे मसीहा हमें छोड़ के चले गए, उस दिन वो हम मंचों से नाच गाना, ढोल नगाड़े या बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर सकते। उस दिन हम केवल उनको एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि, एक कैंडल जला के उनको याद करके, ना कि बड़े बड़े मंचों से सभाएं करके, नारे लगा के। यानी ये लोग, हमारा समाज और दूसरा समाज भी मैंने देखा है, ये दिखा रहा है कि 14 अप्रैल पर तो हम करते ही करते हैं, हम उनके अंतिम दिन पे भी करेंगे। यानी वो जो भावनाएं हैं, जो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन भावनाओं से भी खेल रहे हैं ऐसे लोग। तो मेरा तो सख्त वो है कि भाई, अगर बाबा साहब के आप अनुयायी हो, सच में अनुयायी हो, और आप दोगले नहीं हो, तो कम से कम 6 दिसंबर को छोड़ दो इन कार्यक्रमों के लिए। 6 दिसंबर को आप अपने आपका जो घर है वहाँ पे हो सके तो कैंडल जलाइए और ब्लैक डे मनाइए, क्योंकि वो हमारे लिए काला दिन था, क्योंकि हमारे मसीहा हमें छोड़ के चले गए। अगर बाबा साहब 2 साल और रहते तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता, हम बहुत कहीं आगे होते। बहुत आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।